नमस्कार। आज लास्ट चैप्टर इतिहास का क्लास 11 का, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन, जापान में किसका शासन था? शिकोकू। मेईजी पुनर्स्थापना कब हुई? 1867 से 1868। मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ 1644 ईस्वी में। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? 1946 में। 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? पुर्तगाल। ताइवान से चीन कब अलग हुआ? 1949। कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? डॉक्टर सन्यास सेन। जापान आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। क्योटो का नया नाम क्या है? ओसाका। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? नानकिंग संधि। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1945 में। चीन किस महादेश में स्थित है? एशिया में। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1945 में। चीन किस महादेश में स्थित है? एशिया में। जापान कहाँ स्थित है? एशिया में। मंचू सम्राट ची एन लुंग ने 1757 ईस्वी में एक राजाज्ञा जारी कर यूरोपीय व्यापार किस बंदरगाह तक सीमित कर दिया? कैंटन तक। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? 2 सितंबर 1945। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? क्योटो। 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सन्यास सेन। अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? चीन एवं ब्रिटेन। जापान और चीन किन क्षेत्र के देश हैं? सुदूर पूर्व। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। शोगुन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शोगुन का अर्थ है सर्वविजयी सेनानी। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन कहा जाता था। जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था? स्पष्ट कीजिए। चीन से रेशम का आयात, भारत से कपड़े का आयात करता था। जापान इसका मूल सोने में चुकाता था। मेजी की पुनर्स्थापना के दो महत्वपूर्ण कारण लिखिए। देश में तरह तरह का असंतोष था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति संबंधों की मांग की जा रही थी। फुकुजवा चुकीची कौन थे? उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यह मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उद्देश्य जापान को अपने से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। पैतृक परिवार व्यवस्था थी, कई पीढ़ियों परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। बाद में जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, एकल परिवार में बदल गए। अमेरिका द्वारा जापान के कौन से 2 शहरों पर नाभिकीय बम गिराए गए और क्यों? हिरोशिमा और नागासाकी युद्ध को।
द्वितीय युद्ध के दौरान जल्दी खत्म करने के लिए। एक युद्धोत्तर चमत्कार से क्या तात्पर्य है? युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेज़ी से पुनर्निर्माण हुआ उसे यह नाम दिया गया। सन यात्सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। जापान में नई विश्वविद्यालय व्यवस्था क्या थी? इसका क्या परिणाम हुआ? 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य, पढ़ाई में फीस बहुत कम थी। परिणाम 1910 तक कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। जापान में स्थापित पहली संस्कृति कौन सी थी तथा यह किस देश की सोच से प्रभावित थी? डायर जर्मन विचारधारा पर। जापान की भौगोलिक स्थिति को 5 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। जापान एक द्वीप श्रृंखला है। 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। भूकंप वाला क्षेत्र। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला दक्षिण में है। सबसे बड़े 4 द्वीप होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और होक्काइडो। जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 1603 से 1667 ईस्वी में तक राजा के नाम पर शासन करते थे। देश में 250 भागों में विभाजित था जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। तीसरा, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण जापान समृद्ध देश माना जाता था। चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलायसी वस्तुएं आयात करता था। आयातों के लिए सोने चांदी के रूप में कीमत अदा करनी पड़ती थी। कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार के कारण निशिजिन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। चौथा, जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। उत्तर, 1870 के दशक में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। 1910 तक स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के शिक्षण पर नियंत्रण रखता था। किताबों में माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सन यात्सेन कौन थे? उनके 3 सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सन यात्सेन 1866 से 1925 आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए। इन सिद्धांत: राष्ट्रवाद, मांचू वंश को सत्ता से हटाना। गणतंत्र, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना। समाजवाद, पूंजी का नियमन करना तथा भूस्वामित्व के बराबरी लाना। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? यह किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसकी सफलताओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1950 में यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। सफलताएं: लोकतंत्र भी सभी सामाजिक वर्गों का संगठन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों और भूस्वामियों को धीरे धीरे खत्म किया गया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न: मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा? मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, कृषि पर कर, जापान में रेल लाइन बिछाना, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों का विदेशों कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ, कंपनियों को कर में छूट व सब्सिडी देना। पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का प्रभाव:
लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग में पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव, औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का बढ़ना, कृषि उत्पादों में कमी का मुख्य कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन। कुओमिंतांग के नेता के रूप में काइसेक के कार्यों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कुओमिंतांग देश को एकीकृत करने की कोशिशों में क्यों असफल रहा। उत्तर, चियांग काइसेक के कार्य, वारलाडर्स पर नियंत्रण रखना, साम्यवादियों का खात्मा, सेक्युलर और लौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत, राष्ट्र का सैनिकीकरण का प्रयास, महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम। देश को एकीकृत करने में असफलता के कारण संकीर्ण सामाजिक आधार, सीमित राजनीतिक दृष्टि, पूंजी नियमन और पूंजी अधिकारों में समानता लाने में समर्थता, लोगों के समस्या पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। 1870 के दशक में जापान विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए, विस्तार से वर्णन करें। विद्यालय व्यवस्था में बदलाव, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य, पढ़ाई की फीस बहुत कम करना, आधुनिक विचारों पर जोर देना, राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, किताबों को चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास, पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था ताकि स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहे। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य किया गया। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई। नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। जापान और चीन ने आज़ाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई, विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर, जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा, पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी। कोशिश की नए रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए, जैसे नई विद्यालय व्यवस्था, सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र का पढ़ना अनिवार्य, निष्ठावान नागरिक का निर्माण आदि। चीन में पश्चिम और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। 19वीं सदी और 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता के लिए नए रास्तों की तलाश की गई। लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की, दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई। तथापि शिक्षा का विस्तार हुआ और लोगों के बीच जागरूकता पैदा हुई। बाजार संबंधी सुधारों द्वारा आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में सफलता प्राप्त की। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा, व्याख्या कीजिए। चीन साम्यवादी दल से पराजित होकर चियांग काई शेक 1949 ईस्वी में ताइवान भाग निकले और वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। कुओमिंतांग ने चियांग
काइसेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किए गए। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। 1775 में चियांग की मृत्यु के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र में रूपांतरण प्रारंभ हुआ। 1887 ईस्वी में फौजी कानून हटा लिया गया। विरोधी दलों को गठन की इजाज़त मिली। स्वतंत्र मतदान द्वारा ताइवान को सत्ता में लाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। ताइवान में पूर्ण राजनीतिक संबंध दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसे चीन का ही एक हिस्सा समझा जाता था। धन्यवाद। इतिहास का 11वां चैप्टर भी समाप्त हुआ क्लास 11 का।